नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वयं के इस कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। मैं डॉक्टर ऋचा साहू, सहायक प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता को खतरा। इसके पहले व्याख्यान में आपने पढ़ा है जैव विविधता के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। तो आइए जानते हैं जैव विविधता के खतरे के बारे में, बट उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लें जैव विविधता के परिचय के बारे में। तो जैव विविधता से तात्पर्य है पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता से, जिसमें आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। इसका महत्व क्या है? जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य क्षमता को बनाए रखती है, भोजन, औषधि और आर्थिक गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है तथा इसका आंतरिक मूल्य भी होता है। अब इनके उपयोग क्या हैं? जैव विविधता के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो लकड़ी और जीवाश्म ईंधन सहित दुनिया के प्रमुख ईंधन स्रोतों की उत्पत्ति यहीं से होती है। यह सभी जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन का स्रोत है। जैव विविधता विश्व के जीन पूल का निर्माण करती है। कई देशों का कृषि उत्पादन, फसलों का विकास जंगली किस्म से ताज़ा आनुवांशिकी सामग्री के प्रवेश पर निर्भर करता है। जीन पूल से नए आनुवांशिक चरित्रों को शामिल करके नई किस्में विकसित की गई है। ऐसे पौधे और जानवर विकसित किए जा रहे हैं जो अधिक उपज देने वाले और रोग प्रतिरोधक हैं। जैव विविधता में कई फसलों और वाणिज्यिक उत्पादों को विकसित करने की क्षमता होती है। जैव विविधता कई महत्वपूर्ण रसायनों की उत्पत्ति विविध वनस्पतियों और जीवों से होती है जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। अधिकांश आधुनिक दवाइयाँ जैव विविधता के खजाने से प्राप्त होती है। कई समुद्री जीवों का दवा उद्योगों में उपयोग के लिए परीक्षण किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जानवरों के विविध समूहों जैसे कृंतक, खरगोश, बंदर आदि का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है और ये सारे जानवर जैव विविधता के समूह में आते हैं। वनस्पति की विविधता की समृद्धि विश्व की अर्थव्यवस्था को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जैव विविधता प्रदूषण नियंत्रण में बहुत कारगर है। पौधे विषैले पदार्थों को हटाते हैं हवा, पानी और मिट्टी से। चूँकि अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए, प्रजातियों की विविधता प्रदूषण की बेहतर रेंज प्रदान कर सकती है। जैविक विविधता कई स्वदेशी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गरीब देशों के लिए, जहाँ जंगलों और वन्य जीवों में विविधता इनको भोजन, लकड़ी, आश्रय, कपड़े और दवा सामग्री आदि का स्रोत है। जैव विविधता में कमी आने से इन लोगों की गरीबी बढ़ेगी और इनको बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए उत्कृष्ट क्षमता प्रदान करती है और इस प्रकार उत्पन्न करती है आय। तो चलिए आइए बात करते हैं जैव विविधता के खतरे के बारे में। आपने इनके उपयोग के बारे में जान लिया है, अब हम बात करेंगे इनके लिए खतरा क्या है। वैश्विक जैव विविधता के लिए खतरे इन दिनों वैश्विक चिंता का विषय है। हाल ही में वर्षों में विलुप्त होने की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। जो वन्य जीव, जो प्रजातियां कई हजारों सालों में विलुप्त होती थी, वो अब 100 सालों में, 50 सालों में विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण हर साल हजारों प्रजातियां और विविधताएं बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं। पिछले 150 वर्षों में विलुप्त होने की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो हम 21वीं सदी के मध्य तक अपनी वर्तमान जैव विविधता की 1/3 से 2/3 हिस्सा खो सकते हैं। अब जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारणों में आक्रामक विदेशी प्रजातियां, असंवेदनीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और दोहन, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसका एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण और भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल है। इस लेख में, इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे जैव विविधता मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होती है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को कैसे आपस में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जैव विविधता और इसके संरक्षण का महत्व क्या है, कैसे इनके ऊपर सारे खतराएं मंडरा रहे हैं और कौन कौन से जो प्रमुख खतरा है जो इसको प्रभावित करता है।
अब जैव विविधता की हानि के बारे में बात करते हैं। प्रजातियों के विस्थापन या विलुप्त होने के कारण जैव विविधता में कमी को संदर्भित करता है। किसी विशेष व्यक्तिगत प्रजाति का नुकसान कुछ लोगों को महत्वहीन लग सकता है, खासकर अगर ये बंगाल टाइगर या बॉटल नोज डॉल्फिन जैसी करिश्माई प्रजाति नहीं है। लोग बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है एक आध प्रजाति अगर विलुप्त हो भी जाती हैं, या उनको लगता है कि सब बहुत ज़्यादा जो करिश्माई प्रजातियां हैं जो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं वही विलुप्त होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रजातियों में विलुप्त होने की दर वर्तमान में पृथ्वी के इतिहास में पहली बार देखी गई सामान्य पृष्ठभूमि दर से कई गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन काल में दसियों हजार प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के माध्यम से मानव कल्याण पर इसका नाटकीय प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजातियों के बीच जटिल अंतर संबंधों के कारण जैव विविधता के नुकसान पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, एक प्रजाति के विलुप्त होने से दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। जैव विविधता के नुकसान को मापने के लिए वैज्ञानिक यह आकलन करते हैं कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने के जोखिम में हैं, और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट का सर्वेक्षण भी करते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने वक्त हैं हमारे पास इन प्रजातियों को के संग्रह के लिए। ग्रह पर जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा मानव जनसंख्या वृद्धि और उस जनसंख्या द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का संयोजन है। मानव आबादी को जीवित रखने, रहने और बढ़ाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और उनमें से कई संसाधनों को पर्यावरण से अस्थिर तरीके से हटाया जा रहा है। अब जैव विविधता के लिए 5 प्रमुख खतरे हैं, जिसमें है एक आवास की हानि जिसको हैबिटेट लॉस बोला जाता है, प्रदूषण या पॉल्यूशन, अत्यधिक दोहन, बहुत ज़्यादा उपयोग किसी भी जैव विविधता के स्रोत का, आक्रमक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन है। आक्रमक प्रजातियां मतलब जो चेंज हो रही हैं प्रजातियां, उसको अंग्रेजी में हम ये बोलते हैं, और जलवायु परिवर्तन का मतलब है क्लाइमेट चेंज। बढ़ती गतिशीलता और व्यापार के परिणाम स्वरूप आक्रामक प्रजातियां सामने आई हैं, जबकि अन्य खतरे मानव जनसंख्या वृद्धि और संसाधन उपयोग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं जैव विविधता के प्रमुख खतरों के बारे में। जो 5 प्रमुख खतरे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है निवास का विनाश, जिसको हमने अभी बोला, इसको हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस। यह मानव जनित या प्राकृतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप स्थानीयकृत या क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण उन्मूलन है। मानव जनित गतिविधियां जो आवास को नष्ट करती हैं वो है इमारतें, कारखाने या कृषि भूमि, क्योंकि इनके लिए स्थान की आवश्यकता होती है और वह स्थान कुछ आवासों के विनाश के माध्यम से ही आता है। अब प्राकृतिक गतिविधियां जंगल की आग या वल्कन है। ये सभी गतिविधियां एक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकती हैं। वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण और कटाई के लिए वनों को साफ करने से अनगिनत प्रजातियां के आवास नष्ट हो रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे वन हैं जिनको साफ किया जा रहा है, चाहे हम उनको कोल माइनिंग के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम उनको इमारतों के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम उनको कृषि के लिए इस्तेमाल करें। जब हम पूरे एक अच्छे खासे पार्ट जो वन के पार्ट है, फॉरेस्ट एरिया को जब हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उन आवासों को नष्ट करते हैं, तो वहाँ रह रही प्रजातियों पे इनका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब शहरी विस्तार, बढ़ते शहर और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्राकृतिक आवासों को खंडित कर रही हैं। कृषि विस्तार वनों और आर्द्र भूमियों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने से आवास का आकार और गुणवत्ता कम हो जाती है। अब आवास विखंडन, यह आवास विनाश का एक द्वितीयक प्रभाव है, सेकेंडरी प्रभाव जिसको हम कहते हैं, और ऐसा आवास क्षेत्रों के विनाश के कारण होता है जिसके कारण शेष आबादी अपने समूह से अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए हम जंगल के बीच में सड़क बनाते हैं या घास का मैदान। आवास विखंडन के कारण यहाँ प्रजातियां 2 समूह में विभाजित हो जाती हैं, जिनसे प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और जनसंख्या में गिरावट आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे खतरे के बारे में, जो कि है जलवायु परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब जलवायु परिवर्तन ग्रह के उन भागों में परिवर्तन ला रहा है जो प्रत्येक प्रजाति के लिए अनुकूल है।
क्योंकि प्रत्येक प्रजाति का निवास स्थान जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। या तो सीधे तौर पर गर्मी या सर्दी, शुष्क या गीली परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता के माध्यम से, या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन के माध्यम से। जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदलती है, प्रत्येक प्रजाति के लिए उपयुक्त जलवायु का आवरण ग्रह के ध्रुवों की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन प्रजातियां इस परिवर्तन पर अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाती हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियां इसे तेजी से ट्रैक कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अन्य सीमित फैलाव क्षमता के साथ वास्तविक समय में जलवायु के आवरण को ट्रैक नहीं कर सकते। क्या होता है, कुछ प्रजातियां ऐसे होती हैं जो इस क्लाइमेट चेंज को एडजस्ट कर पाती हैं, कुछ बहुत लंबे क्लाइमेट चेंज को भी एडजस्ट कर जाती हैं, या फिर पलायन कर लेती हैं या माइग्रेशन कर लेती हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसे होती हैं जो माइग्रेशन नहीं कर पाती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसे होती हैं जो इनको ट्रैक नहीं कर पाती, इनको इन पे एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। वो प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। जब कुछ प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्रों को छोड़कर ठंडी जलवायु की तलाश में या नए गर्म क्षेत्रों में फैलती हैं, तो वहाँ के जीव जंतु और पौधे परिवर्तनों के साथ अंतर क्रिया करते हैं, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन मूल रूप से ऐतिहासिक पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। क्या होता है, अब जैसे माइग्रेशन हुआ, ठीक है, व्यवस्थापन हुआ, तो जो जीव जंतु नए जगह जाते हैं या ठंडे एरिया की तरफ चले जाते हैं या गर्म की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे पहले से रह रहे पशु पक्षी या पहले से रह रहे जो पौधे हैं, उन सब पे इन लोग आपस में इंटरकनेक्शन होता है, आपस में इनमें चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फूड वेब और के थ्रू या फूड साइकिल के थ्रू ये लोग आपस में जुड़े होते हैं। जब एक नई जीव आते हैं उस जगह पे या आते हैं, तो पुनर्व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो जाती है। पशु और पौधे, कीट और रोग अपने प्राकृतिक शत्रुओं से बच सकते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण नई आक्रामक प्रजातियां या कीटों जैसी टिड्डियों का प्रकोप हो सकता है, या पशुओं से मनुष्यों में नए मेजबानों तक पहुंचने वाली बीमारियों में योगदान हो सकता है। इससे क्या होता है, नए डिजीजेस पैदा हो जाते हैं, जो कि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो जानवरों से इंसानों की तरफ आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक नए टाइप के कीट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्या होता है कि उनका बायोलॉजिकल जो मेकअप है वो सिंपल होता है हमसे। तो क्या होता है, वो जो कीट होते हैं वो नए तरीके में चेंज हो जाते हैं। वक्त के साथ वो एक ऐसे जीवों में या ऐसे कीट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके साथ बहुत वो काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में। ये सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो माइग्रेट करते हैं, और जब मल्टीपल टाइम माइग्रेट करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्शन दे चेंज, उनके बीच में चेंज आने लग जाता है, और इससे बीमारियां भी फैलती हैं जानवरों से इंसानों तक। गर्म होती दुनिया के कारण बर्फ और हिम पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और महत्वपूर्ण तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षरण बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से आग और सूखे की संभावना भी बढ़ रही है, जो जंगलों और नदियों जैसे प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे अधिक प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। वन और पीठभूमि जैसे जंगली क्षेत्र महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है। अब क्या होता है कार्बन सिंक? कार्बन सिंक वो फॉरेस्ट एरिया है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एमिट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम इंसानी गतिविधियों की वजह से जो निकलते हैं, उनको अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको कार्बन सिंक बोला जाता है। ये बहुत बड़े कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, हटाते हैं, इसलिए उनको कार्बन सिंक बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और अधिक जंगली क्षेत्र नष्ट होने लग जाते हैं, उनको हम ही हटाते हैं, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है और तापमान में तेजी आता है, जिससे जैव विविधता के विनाश का खतरा बढ़ जाता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और इससे ओवरऑल एक टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, वो बढ़ जाता है। इससे एक दुष्चक्र निर्मित होता है, जिससे पहले तापन होता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज बोला जाता है, फिर विनाश होता है, और फिर अधिक तापन होता है तथा फिर अधिक विनाश होता है। तापमान में मामूली वृद्धि से आमतौर पर अक्षांश या ऊंचाई में उत्तर की ओर पलायन होता है, जहां ठंड होती है। परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित
करेंगे, जिससे कुछ सिकुड़ेंगे, अन्य फैलेंगे। क्या होता है, इस परिवर्तन की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत प्रभावित करते हैं ये जो परिवर्तन है, जिससे कुछ पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, कुछ पारिस्थितिकी तंत्र और ज़्यादा फैलते हैं। अब जलवायु परिवर्तन जलीय आवासों, जिसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कुछ मामूली तापमान उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स अ मिनिमम और माइन्यूट चेंज इन द टेम्परेचर। तो क्या होता है कि अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे जलवायु परिवर्तन से उनके जो इकोसिस्टम उनको बहुत प्रभावित होता है। अब बढ़ता तापमान और वर्षा में परिवर्तन। समुद्र का बढ़ता तापमान शाकाहारी जीवों और उनके भोजन की तलाश करने के व्यवहार को प्रभावित करता है। अब बढ़ते तापमान के कारण संक्रमण फैलता है, जिससे उनकी विषाणुता बढ़ती है और मैक्रो शैवाल में मेजबान की लचीलापन कम हो जाता है। अब जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिससे परिणाम स्वरूप कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम अवसादन और पोषक तत्वों का बहाव होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक होता है। अब शहरीकृत तटीय क्षेत्रों में बढ़े हुए अवसादन और पोषक तत्वों के लाभ छोटे अवसरवादी शैवाल प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे छत्र से शैवाल प्रधान खिलने में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए, कौड़ तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए उन्हें सीमित तापमान वाले पानी की आवश्यकता होती है। हाल ही में दशकों में सीमित जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल रीफ सिस्टम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग से आवासों में बदलाव आता है और प्रजातियों का वितरण भी बदल सकता है। कई प्रजातियों को अनुकूलन या प्रवास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब चरम मौसम, जिसको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हम कहते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं, घटनाएं तूफानों, सूखे और बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को तबाह कर सकती है। समुद्र स्तर में वृद्धि और महासागर अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का संचय है, एक बढ़ता हुआ खतरा है। महासागरों में अम्लता या एसिडिटी बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की महासागर की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अधिक अम्लीय या ज़्यादा एसिडिक ओशियन एनवायरनमेंट में जलवायु परिवर्तन को कम करने में कम प्रभावी होते हैं। अब जलवायु परिवर्तन प्रजातियों और उनके खाद्य स्रोतों के अस्तित्व को सीमित करता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। वन क्षेत्र को नुकसान और औद्योगिकरण से बढ़ता उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है। ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ की टोपियां पिघलती हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और दुनिया भर में निचले इलाके डूब जाते हैं। पिछले 140 वर्षों में दुनिया भर में सतह से औसतन तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे तीसरे खतरे के बारे में, जो कि है प्रदूषण, जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण का मतलब होता है पर्यावरण में मौजूद कोई भी पदार्थ जिसका हानिकारक प्रभाव हो। हमारे पास 3 प्रकार के प्रदूषण हैं, ज़्यादातर कई प्रकार के हैं, बट हम 3 प्रकार के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण है एयर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण है सॉइल या लैंड पोल्यूशन, और थर्ड है जल प्रदूषण जिसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। चलिए बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। ठोस और तरल कणों और कुछ गैसों के कारण होता है ये जो वायु प्रदूषण, जो हवा में निलंबित होते हैं। ये कण और गैसें अक्सर मानव निर्मित स्रोतों से आती हैं, जैसे कि कार, ट्रक, कारखानों से निकलने वाला धुआं, लैंडफिल में कचरों को जलाना, धूल और प्राकृतिक स्रोतों जैसे फूलों से पराग, फफूंद बीजाणु, ज्वालामुखी और जंगल की आग, इन सब से होते हैं वायु परिवर्तन। अब हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण या मिट्टी के प्रदूषण के बारे में। प्राकृतिक मृदा पर्यावरण में जीनोबायोटिक रसायनों या अन्य परिवर्तनों की उपस्थिति के कारण मृदा प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, कचरा प्रदूषण, नीलाक्षण और रसायन प्राकृतिक मृदा पर्यावरण में जीनोबायोटिक रसायनों या अन्य परिवर्तनों की उपस्थिति मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। चलिए बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में, जो कि इसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन।
झीलों, नदियों और महासागरों जैसे जल निकायों का प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। जल प्रदूषण का कारण बनने वाली चीज़ें हैं घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन, पानी की टंकी का रिसाव, समुद्री डंपिंग, रेडियो गर्मी अपशिष्ट, वायुमंडलीय जमाव, कीटनाशकों का रिसाव आदि। अब प्रदूषण के कारण, कोई भी प्रदूषण हो, प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है। अब क्या होता है, अत्यधिक प्रदूषणकारी गैसों के कारण उस स्थान का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है जिसमें वह रह रहे होते हैं। अब रासायनिक प्रदूषण, कीटनाशक, भारी धातुएं, इसको हम हेवी मेटल कहते हैं, और औद्योगिक रसायन मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं तथा पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आती है बात प्लास्टिक प्रदूषण की। प्लास्टिक प्रदूषण महासागरों और स्थलीय वातावरण में जमा हो जाता है, जिससे वन्य जीवों के लिए उसे निगलने और उसे उलझने का खतरा पैदा हो जाता है। और ये सिर्फ वन्य जीवों के लिए नहीं है, यह तो जमीन में रह रहे वन्य जीवों के लिए भी उतने ही कारगर है। अब पोषक तत्व प्रदूषण, अत्यधिक उर्वरकों के कारण जलीय प्रणालियों में सुपोषण, यूट्रोफिकेशन उत्पन्न होता है, जिससे मृत क्षेत्र बनते हैं और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक दोहन, किसी भी चीज़ का अत्यधिक दोहन ठीक नहीं है। वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन संरक्षण में एक प्रमुख मुद्दा है, भले ही यह मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो। अब लकड़ी काटना, शिकार करना और मछली पकड़ना सभी आबादी को विलुप्त होने की ओर ले जा सकते हैं। अब भोजन, फाइबर, अलंकरण और अन्य चीज़ों के लिए जंगली प्रजातियों की बढ़ती हुई आवश्यकता जनसंख्या में कमी और विलुप्ति का कारण बन सकती है। अति दोहन या अस्थायी उपयोग, जिसको हम अनसस्टेनेबल यूज बोलते हैं, तब होता है जब जैव विविधता को प्रतिस्थापित करने की तुलना में तेजी से समाप्त किया जाता है। मतलब जितना वो पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा वो खत्म हो रहे हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, अत्यधिक मछली पकड़ना। अब अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली का भंडार कम हो जाता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है, क्योंकि उसमें जो मछलियां होती हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और आश्रित प्रजातियां प्रभावित होती हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के तट पर कॉड मछली पालन विलुप्त हो गया है। अब बागबानी के लिए अत्यधिक कटाई के कारण अब साइकेड नाम का एक जो साइकेड जंगली जो साइकेड होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। अत्यधिक दोहन, विनाशकारी कटाई प्रथाओं के साथ मिलकर कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव विविधता को नुकसान का एक प्रमुख कारण है। अब हम बात करेंगे शिकार और अवैध शिकार के बारे में। अवैध शिकारों से वन्य जीवन की आबादी कम हो जाती है और प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। वन्य जीव व्यापार, अवैध पालतू व्यापार और पारंपरिक चिकित्सा के लिए वन्य जीवों के शोषण से कई प्रजातियां को खतरा होता है तथा वो विलुप्त हो जाती हैं। अब आती है बारी आक्रामक उपजाति के बारे में। गैर देशी प्रजातियां का परिचय जानबूझकर या गलती से लाई गई प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, उनका शिकार कर सकती हैं तथा उन बीमारियां फैला सकती हैं। अब उदाहरण के तौर पर अमेरिकी जल में एशियाई कॉर्प, गुआम में भूरे पेड़, सांप और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में कुर्जू, ये सारे जो हैं ये इनके एग्जाम्पल्स या उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बीमारियों के बारे में। उभरती बीमारियां मानवीय गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के कारण रोगाणु अधिक तेजी से फैल सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो SARS-CoV-2 वायरस था, जिससे हम कोविड फैला था। ये भी उनमें से एक था, प्लस वो एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म नहीं था, वो मैन मेड था। वन्य जीवन पर प्रभाव, चिट्रिडियो माइकोसिस जैसी बीमारियां उभयचर आबादी को प्रभावित करती हैं, जबकि व्हाइट नोज सिंड्रोम जैसे रोगाणु चमगादड़ों के लिए खतरा है। अब खतरों के बीच अंतरक्रिया, ये आपस में कैसे रिलेटेड है? सहक्रियात्मक प्रभाव कैसे होता है? अक्सर खतरे जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए आवास को नुकसान प्रजातियों को जलवायु परिवर्तन बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। अब उदाहरण के लिए बात करते हैं महासागरीय अम्लीकरण, जिसको हम कहते हैं ओशिनिक एसिडिफिकेशन से प्रभावित प्रवाल भित्तियां प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने से भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो सकता है। अब जैव विविधता के लिए भविष्य के खतरे और उनकी रोकथाम के उपाय क्या हैं?
अब दुनिया जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में कुछ ना कुछ प्रगति कर रही है। 2023 में एक नया उच्च सागर संधि समुद्री प्रकृति की सुरक्षा और पुनर्जीवन के लिए 2030 तक 30% समुद्र को संरक्षित क्षेत्र बनाने में पर सहमति हुई है। दिसंबर 2022 में जैव विविधता पर पार्टियों का सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं COP15, ने एक नए समझौते पर सहमति व्यक्त की। वैश्विक जैव विविधता ढांचा, इसका उद्देश्य 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने कर जीवन जीना है। यह परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए राष्ट्रों के बीच सामूहिक प्रयास हेतु एक रणनीतिक योजना प्रदान करता है। अब यह ढांचा 4 बड़े लक्ष्यों के इर्द गिर्द बनाया गया है। पहला, प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता को बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे बहाल करना। दूसरा, जैव विविधता को इस तरह से बहाल करें जो लोगों के लिए लाभकारी हो। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता के लाभ स्थानीय स्तर पर समान रूप से साझा किए जाएं तथा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में स्थानीय ज्ञान को बनाए रखा जाए। उसके बाद आता है पांचवा, वैश्विक जैव विविधता के ढांचे को प्राप्त करने के लिए धन जुटाना। अब जैव विविधता को अब दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन के बराबर संकट के रूप में बेहतर ढंग से समझ रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय भी तेजी से समझ रही है कि जैव विविधता को नुकसान उनके अपने भविष्य के लिए खतरा है। हालांकि इस ढांचे को साकार करने में गंभीर बाधाएं हैं। कुछ सरकारों और उद्योगों ने मौजूदा कृषि, लकड़ी और मत्स्य पालन की प्रथाओं में बहुत अधिक निवेश किया हुआ है और ये बदलाव की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि इसे महंगा या उनके भविष्य के लिए खतरा माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं खतरों को कम करने की रणनीतियों के बारे में। अब इन रणनीतियों को आप काफ़ी डिटेल में आगे आने वाले व्याख्यानों में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि इनका परिचय देना चाहूँगी। तो खतरों को कम करने की रणनीतियों में पहला आता है संरक्षित क्षेत्र बनाना। रिजर्व की स्थापना संरक्षण के लिए निर्देशित क्षेत्र आवासों और प्रजातियों की सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभावी प्रबंधन यह सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों का प्रबंधन अच्छी तरह से हो तथा पर्याप्त रूप में वित्त पोषित हो। जीर्णोद्धार परियोजनाएं, आवास पुनर्स्थापन, क्षतिग्रस्त परिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्वास कर उनकी कार्य क्षमता और जैव विविधता को बहाल करना। प्रजाति पुनः प्रवेश करे, उन प्रजातियों को उन क्षेत्रों में पुनः लाना है जहां से वो विलुप्त हो चुकी हैं। फिर आती है टिकाऊ प्रथाएं, टिकाऊ कृषि और वानिकी, ऐसी प्रथाएं जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं और संसाधनों को संरक्षित करती हैं। टिकाऊ मत्स्य पालन, मछली भंडार का प्रबंधन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वस्थ और उत्पादक बनी रहें। नीति और विधान, संरक्षण कानून बनाना, लुप्त प्राय प्रजातियों और आवासों की सुरक्षा के लिए कानून को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैव विविधता पर कन्वेंशन जैसे समझौतों का उद्देश्य वैश्विक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना होता है। फिर हम कर सकते हैं जन जागरूकता और शिक्षा। आउटरीच कार्यक्रम जैव विविधता के महत्व को और इसे संरक्षित करने के तरीकों के बारे में जनता को शिक्षित करना। नागरिक विज्ञान निगरानी और संरक्षण गतिविधियों में जनता को शामिल करना। अनुसंधान और निगरानी, जैव विविधता निगरानी परिवर्तनों और खतरों को पता लगाने के लिए प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों का नियमित मूल्यांकन। वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी संरक्षण रणनीति विकास करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और खतरों का अध्ययन करना। चलिए हम बात करते हैं कुछ केस स्टडीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़न वर्षा वन विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक, पर वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अब इन पे भी काफ़ी खतरा है। अमेज़न के वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब अमेज़न में वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे हैं। अब इसमें शामिल है पहला, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन पीस के अनुसार 1990 के दशक के दौरान अमेज़न के जंगलों ने 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया। यह आंकड़ा अब घटकर आधा रह गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परिणामी निर्माण जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रह में तापमान में वृद्धि हो रही है। अब जैव विविधता की हानि। अब हम केस स्टडीज और कुछ उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। अमेज़न वर्षा वन में अनुमानित 10%
ज्ञात जीव जंतु रहते हैं। साथ ही इसकी हरी भरी वनस्पतियों के बीच छिपी हुई बड़ी संख्या में अज्ञात जीव जंतु भी रहते हैं और 20% वनस्पतियां इसके 10,000 से ज़्यादा पौधों में औषधियां या कॉस्मेटिक उपयोग के लिए तत्व होते हैं। उनके आवास विनाश से वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे जूनोटिक रोगों के बारे में। WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% मानव रोग प्रकृति के विनाश के कारण होते हैं। अमेज़न के मामले में जो ग्रह पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंध वर्षावन है, इसके क्रमिक वनों की कटाई से जूनोटिक रोगों में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। जानवरों की उत्पत्ति जैसे कि कोविड-19 मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध उदाहरण के बारे में। अब अमेरिका के येलोस्टोन में भेड़ियों को हटाने और फिर से लाने का प्रभाव। अमेरिकी सरकार ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भेड़ियों को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लोगों और पशुओं के लिए एक खतरनाक खतरा माना जाता था। लेकिन हुआ ये कि भेड़ियों के चले जाने के बाद हिरणों की आबादी में उछाल आ गया, जिससे येलोस्टोन में वनस्पति चरने लगी और पेड़ों की वृद्धि तेजी से कम होने लगी। अब पेड़ों की कमी के कारण बीवर की आबादी कम होने लगी, जिसका मतलब है कम बांध बनाए गए, जिससे येलोस्टोन की नदियों के बाढ़ पैटर्न का असर पड़ा। अब भेड़ियों को पुनः लाने की परियोजना ने येलोस्टोन को स्थिर करने में मदद की है। जैसे खाए जाने के जोखिम को कम करने के लिए हिरण अब पार्क के कुछ क्षेत्रों में जाने से बचते हैं, जिससे उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका मिलता है तथा येलो और कॉटनवुड जैसे पेड़ वापस आ गए हैं। इससे पक्षियों की आबादी और बीवर कॉलोनियों की बहाली हुई है। बीवर भी एक पक्षी है। नदी के जंगलों के पुनर्जीवित होने से नदी के किनारे पर स्थिरता आई और मिट्टी के कटाव कम हुआ, जिसको मिट्टी का इरोशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि नदियाँ अपने मार्ग में अधिक स्थिर हो गई और अधिक पूर्व अनुमानित तरीके से बाढ़ आई। अब येलोस्टोन का उदाहरण दर्शाता है कि कैसे मानवीय हस्तक्षेप प्रजातियों की विविधता को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि परिदृश्य को अप्रत्याशित और अवांछनीय तरीकों से बदल सकती है। ये क्रमिक प्रभाव यह समझने महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता के लिए खतरा मानवों के लिए भी खतरा क्यों है। चलिए हम आते हैं निष्कर्ष की तरफ, इस व्याख्यान के निष्कर्ष की तरफ। अब तात्कालिक जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए तत्काल और सतत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों और समुदायों की भूमिका हर कोई जीवन शैली विकल्पों, वकालत और स्थानीय पहलों में भागीदारी के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में योगदान दे सकता है। अब इस व्याख्यान के निष्कर्ष के तौर पर बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि तात्कालिकता जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए तत्काल और सतत कार्रवाई की व्यवस्था है। हर कोई जीवन शैली विकल्पों, वकालत और स्थानीय पहलों में भागीदारी के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में अपनी योगदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे इन खतरों की विनियमता कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं इन सारे जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।